स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शेखर एग्रो अकेडमी पर। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है हमारा नरेशन। नरेशन में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखते हैं। और ये चैप्टर तुम्हारे बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th का एग्जाम हो चाहे 10th का एग्जाम हो, ये दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से बदला जाता है, वो कौन कौन से नियम है जिस नियम के थ्रू हम डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस कौन से होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच हम किसको बोलेंगे कि जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस करता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इस सेंटेंस की ये खास बात होती है कि इस सेंटेंस में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है। जैसे बीना ने कहा आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। तो बीना ने कहा आई एम बिजी, हमने उसके कथन को उसके स्टेटमेंट को सेम किसी अन्य पर्सन को उसी की भाषा में बता दिया। हमने अपनी तरफ से कोई भी शब्द कोई भी वर्ड नया नहीं जोड़ा और ना ही उसमें कोई परिवर्तित किया। जो शब्द बीना ने बोले वही वर्ड हमने किसी अन्य व्यक्ति को बता दिए। तो किसी भी ऑडियंस ने या किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों बता देना ही हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और ये हमेशा जो हमने जो कथन दिया है जो स्टेटमेंट किया है उसको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखते हैं, ठीक है ना। उसी तरह हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो जैसे बिना ने कहा मैं बिजी हूं, तो उसको सेम ना बता के कुछ मॉडिफाई किया उसको और अपने शब्दों में बता दिया, शब्दों को थोड़ा चेंज कर दिया, वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और इस इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे बीना ने कहा मैं बिजी हूं, तो हमारा ये था डायरेक्ट सेंटेंस। और बीना ने कहा या बीना ने बताया कि वह बिजी थी, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट। और इसमें देखो हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया है, ठीक है ना। किस तरीके से हमने चेंज किया था वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस सेंटेंस के प्रारूप को जान लेते हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंस जो लिखा जाता है उसमें दो पार्ट होने हमारे बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक वो पार्ट होता है हमारा जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन है, और एक वो पार्ट होता है जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन है। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कौन सी चीज क्या होती है। तो जैसे मोहन इसमें आया है तो हमने बोला था ये पूरा पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर जो मोहन है वो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सोहन है वो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, और हमारा सेड टू है वो हमारा वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच की, ठीक है ना। और ये वाला हमारा पूरा पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये जरूरी है हमारे लिए, जब डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा तो उसमें ये दो चीज होना जरूरी है। रिपोर्टिंग स्पीच उसमें दी गई होगी और रिपोर्टेड स्पीच होगी। कहने का मतलब एक सेंटेंस वो होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और एक सेंटेंस वो होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम हमारे क्या होते हैं। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में तो आप बदलोगे तो इसके 5 नियम होते हैं। 5 नियम में आपके डिवाइड है 3 नियम और 2 नियम में। 3 नियम ऐसे नियम होते हैं जिनको हम बोलते हैं जनरल रूल, जनरल रूल। और हमारे 2 नियम ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेशल रूल। जनरल रूल में क्या है? ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों में लागू हो जाते हैं। ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों में लागू हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे जनरल रूल, ठीक है ना। और इसमें मैंने बता दिया 3 रूल आते हैं। कौन कौन से वो 3 रूल आते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। पहला हमारा आता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस मतलब कि काल में परिवर्तन। ये जब आप पढ़ोगे बुक में तो कई बुक में ये अलग अलग रूल के नाम से मिल जाता है। जैसे चेंज ऑफ टेंस जो तुमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा चेंज ऑफ वर्ब के नाम से। क्योंकि जैसे ही वर्ब में परिवर्तन होगा तो हमारे टेंस में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। वर्ब में परिवर्तन ही हमारा टेंस में परिवर्तन होता है। तो चाहे हम ये कहें वर्ब में परिवर्तन, चाहे हम कहें टेंस में परिवर्तन, तो कंफ्यूज मत होना। टेंस में परिवर्तन ही हमारा वर्ब में परिवर्तन होता है। तो ये नियम अलग अलग नहीं है, एक ही नियम है हमारा। चाहे हम कहें वर्ब में परिवर्तन या हम कहें टेंस में परिवर्तन। तो किस तरीके से हम करते हैं? तो पहला इसमें हमारे 2 नियम पढ़ने को मिलेंगे टेंस में परिवर्तन के। पहला क्या कहता है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो हमारी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कैसे? जैसे हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब कौन सी है हमारी? सेड टू। और अगर ये प्रेजेंट में है, किस में है? प्रेजेंट में, और यह है फ्यूचर में, तो इधर वाला जो टेंस है उसके टेंस में चेंज नहीं करोगे, इसकी वर्ब चेंज नहीं करोगे आप। ठीक है ना। अब प्रेजेंट और फ्यूचर पहचानोगे कैसे? हम ये कैसे पता करेंगे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या
फ्यूचर में है। तो इसका देखने का यही तरीका है कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, सेड टू, और सेड टू जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है यानी कि सेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो सेड हो तभी चेंज करेंगे। अगर हमारा इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, से होगी। तो अगर से लिखा हुआ है तो आप चेंज नहीं करोगे। अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में क्या होगा, बिल से होगा। क्या होगा, बिल से। तो बिल से लिखा हुआ है या से लिखा हुआ, तो आप इसको बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करोगे। ठीक है ना। अगला हमारा रूल होता है कि, आगे वाले रूल पर चलते हैं। आगे हमारा रूल ये कहता है कि हमारी रिपोर्टिंग पर अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा। पास्ट में का मतलब ये हमारी किस में है? ये सेट टू हमारी पास्ट में ही है, तो हम बदलाव करेंगे। अब कैसे बदलाव करेंगे वो हम आगे देखते हैं। कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सॉरी, इसमें ये लगना भूल गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो यानी कि हमारे जितने सेंटेंस प्रेजेंट के हैं सेम एज टू एज वो चेंज हो जाएंगे पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कहने का मतलब जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंस हैं वो आपके सारे चेंज हो जाएंगे पास्ट में। फिर आता है हमारा पास्ट। तो पास्ट अगर हमारा इंडेफिनिट है तो हम एक स्टेप छोड़कर, पास्ट इंडेफिनिट में जो होगा वो एक स्टेप छोड़ देंगे। पास्ट इंडेफिनिट बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ देना, उसे एक आगे वाला पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट आप चेंज करोगे किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस जो चेंज करोगे वो करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज। ठीक है ना, एक स्टेप छोड़ के। जैसे पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस और तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये दो सेंटेंस जो आते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनको आपको नहीं बदलना है। सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, प्रेजेंट को हमने बदला, सेम प्रेजेंट के सारे सेंटेंस जो थे हमने वो बदल दिए थे पास्ट में। और पास्ट में हमने एक स्टेप छोड़ के, तो प्रेजेंट को हमने चेंज कर दिया पूरा पास्ट में। और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया पास्ट कंटीन्यूअस में। वो सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटीन्यूअस को चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फिर आता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि हमारी सहायक क्रिया जो होती है हर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर में हर किसी में सहायक क्रिया जो होती है बिल और सेल, उसी में हमको मॉडिफाई कर जाते हैं। जैसे अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं बिल बी और सेल, बिल और सेल। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें तो हम यूज करते हैं बिल बी और सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव और शैल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो हमको सहायक क्रिया चेंज करनी है बस, विल और शैल को हमको वुड और शुड में चेंज कर देना है। बिल और सेल को अगर फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है मान लीजिए आप, बिल भी और सेल भी यूज होगा तो वहां पर बन जाएगा वुड भी और शुड भी। ठीक है ना। तो बिल और सेल को हम चेंज कर देंगे वुड और शुड में। उसके बाद अगर दो सहायक क्रिया और भी हमारी जैसे कैन और मे, तो अगर कैन को है तो हम चेंज कर देंगे कुड में, और मे अगर तुम्हारा है तो उसको हम चेंज कर देंगे माइट में। ठीक है ना। मान लो ये क्रिया हमारी पहले से दे रखी है, ये हमारी क्रिया क्या है, पहले से दे रखी है। मान लो वुड जो है वो पहले से दे रखा है, शुड तुम्हारा पहले से दे रखा है, कुड पहले से दे रखा है, माइट पहले से। तो आपको उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, टेंस में आपको परिवर्तन नहीं करना है। ओके। तो हमने देख लिया टेंस में परिवर्तन। टेंस में हम क्या करेंगे परिवर्तन, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस में परिवर्तन होगा। और वो किस तरीके से परिवर्तन होगा, प्रेजेंट की सारी चीज चली जाएंगी पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर में बिल और सेल को चेंज कर देंगे वुड और शुड में। कैन को चेंज कर देंगे कुड में, और मे को चेंज कर देंगे माइट में। उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर दूसरा जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम में परिवर्तन। सर्वनाम में परिवर्तन क्या होता है, हमें जो सर्वनाम चेंज करने हैं वो केवल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले ही करने हैं। ये याद रखें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला कौन सा पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आएंगे केवल आप उन्हीं को बदलोगे, और वो भी कौन से प्रोनाउन बदलो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को बदलोगे। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। तो किस तरह बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो हमारे चेंज होंगे
किसी को भी देकर, मतलब उनमें नो चेंज होगा। तो हम इसको सन के फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। सन माने होता है वेट, बेटा। तो सन लिखोगे और सन के नीचे एक दो तीन लगा लो, यानी कि एक होगा सब्जेक्ट का कॉनिक, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का कॉनिक, और थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। तो हमको ये पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं। तो हमेशा याद रखो, फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं वो हमारे आते हैं आई और बी, आई और बी। सेकंड पर्सन में जो आता है वो हमारा आता है यू। यू हमारा कौन से में आता है, सेकंड पर्सन में, तो यू। और सॉरी, यू जो है हमारा वो कौन से में आता है, सेकंड पर्सन में। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमारा कौन कौन से आते हैं, चार आते हैं। कौन कौन से, ही आता है, उसके बाद हमारा सी आता है, उसके बाद हमारा इट आता है, और हमारा दे आता है। ये हमारे चार हैं, वो हमारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। तो इनको याद कैसे रखोगे, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पीकर। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो या तो मैं बोलूंगा या फिर हम लोग बोलेंगे। तो मैं और हम जो शब्द है वो तुम्हारा किस में जाएगा, फर्स्ट पर्सन में। जो सुन रहा है सामने बैठकर, वो हमारा होता है सेकंड पर्सन, मतलब सुनने वाले को हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। तो यू तुम्हारा हमेशा होगा सामने, कौन सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है, वो वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, उनके बारे में बस चर्चा की जाती है। तो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे। तो ही, सी, इट, दे हमारे कौन से हो गए, हमारे हो गए वो थर्ड पर्सन। ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि आई और बी को जब भी आपको बदलना हो, आई और बी को जब भी आपको बदलना हो, तो किसको देख के बदलोगे, आई और बी हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट को देख के चेंज। यू को किसको देख के चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को देख के। और ही सी इट में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है ना। उनकी फिर कुछ फॉर्म होती हैं, प्रोनाउन की आपने पढ़ी होंगी। तो हमारा जो सेंटेंस जब बनता है तो उसमें कुछ फॉर्म होती हैं। जैसे हम वो सब्जेक्ट के स्थान पर लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगा रहे हैं, या किसी पर अधिकार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस फॉर्म को हमारी सारी फॉर्म चेंज की जाएंगी। अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, नॉमिनेटिव केस है हमारा, आई जो हमारा नॉमिनेटिव केस की जगह पर आया है, सब्जेक्टिव केस की जगह पर आया है। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस एक ही होता है, नाम बस अलग अलग है। तो आई अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव केस में आया है, तो आई सब्जेक्टिव केस में के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर वो माई आया है, मी आया है, ऑब्जेक्ट केस में आया है, तब भी उसको हम चेंज करेंगे। तो ये टेबल आप लोग बना लीजिए, या इसको लिख लीजिए। हमारे जो पर्सन हैं वो मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी, सेकंड में हमारा आ जाता है यू, और थर्ड में आ जाता है ही, सी, इट और दे। तो आपको ही, सी, इट और दे को तो चेंज ही नहीं करना है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में हमारा होता है आई, वी और यू, ये हमारे होते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होंगे तो इनको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। फिर एक यूज होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई का क्या बन जाता है, मी, वी का हो जाता है अस, यू का हो जाता है यू, और ही का हिम, सी का हर, और इट का इट, और दे का देम। फिर होता है पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जिसके हम अपने की अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन जो है वो तुम्हारा क्या है, आई का क्या होता है पॉजिटिव, माई, यू, भी का आवर, यू का और योर, ठीक है ना। तो जिस केस में हम यूज कर रहे हैं उन्हीं केस को हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन में आपने जाना कि हम केवल आई और बी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यू हमारा है ऑब्जेक्ट, मतलब सेकंड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन हमारा होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और ये हमारा सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। और ये जो तीन है हमारे चार, इनको क्या करोगे, नो चेंज, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है ना। तो दो रूल आपने इसमें जनरल रूल में पढ़ लिए। पहला आपने टेंस में परिवर्तन सीखा, और दूसरा आपने सीख लिया प्रोनाउन में परिवर्तन। चलते हैं हम अब अपने तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट। हम कुछ सब पार्ट को चेंज करेंगे। पार्ट का मतलब होता है कुछ शब्दों में हम इसमें परिवर्तन करेंगे, इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं लगने वाला। कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं, जैसे दिस आपका दे रखा है, तो दिस को आप चेंज कर दोगे दैट में। दिस आपका दे रखा है तो उसको किस में, दैट कर चेंज करो, दैट में। उसी तरीके से अगर आपका दिस दे रखा है तो उसको आप चेंज कर दोगे दोज में। हियर अगर आपका दे रखा है तो उसको आप चेंज कर दोगे देयर में। अगर आपका दे रखा है टू डे, तो आप चेंज कर दोगे दैट डे में। अगर तुम्हारा दे रखा है टुमारो, तो इसको आप चेंज करोगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, किसी एक में। टुमारो किस में करो, अगला दिन होता है, तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। उसी तरह तुम्हारा दे रखा है लास्ट वीक, तो आप कर दोगे द प्रीवियस वीक, मतलब पिछला वाला सप्ताह। अगर मैं कहूँ लास्ट मंथ, तो द प्रीवियस मंथ, ठीक है ना। मैं कहूँ लास्ट ईयर, तो द प्रीवियस ईयर, ओके ना। लास्ट के साथ जो सब जुड़ जाएगा वही तुम्हारा द प्रीवियस के साथ जुड़ जाएगा। मंथ हो, डे हो, ईयर हो, कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार से नाउ है, उसको चेंज कर देना आपको देर में। टू नाइट है तो उसको चेंज कर देना डेड नाइट में। और अगर यस्टरडे है तो आप इसको चेंज कर दोगे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, किसी एक में चेंज करोगे। उसी तरह नेक्स्ट वीक तुम्हारा अगर दे रखा है तो द फॉलोइंग वीक। उसी तरह से आपका नेक्स्ट ईयर दे रखा है तो द फॉलोइंग ईयर। अगर आपका दे रखा है नेक्स्ट डे, तो द फॉलोइंग डे, ठीक है ना।
मतलब नेक्स्ट को आपको द फॉलोइंग में चेंज कर देना है। उसके बाद ये हमारे तीन जनरल रूल हो गए। पहले जनरल रूल हमारा क्या था, टेंस में परिवर्तन, जो आपने पढ़ लिया कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो चेंज नहीं करना है, पास्ट है तो चेंज करना है। नंबर दो में आपने सीखा प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में आपने देखा कि अगर हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है यानी कि आई और बी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और अगर हमारा सेकंड पर्सन है यू तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और तीसरा हमने देखा कि कुछ शब्दों में परिवर्तन करना, जैसे दिस का दैट, टू डे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इन सब शब्दों को ठीक है हमने परिवर्तन करना हमने देख लिया। उसके बाद हमारे कुछ आते हैं, ये तीन हमारे जो नियम थे वो हमारे कैसे नियम हो गए, जनरल नियम हो गए, सामान्य नियम हो गए, जो हर किसी में आपके आएंगे। अब जो हम बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वो बनाते हैं हम सेंटेंस के बेस पर। तो हर सेंटेंस में वो जो दो स्पेशल नियम है वो आपके हर टेंस में सेंटेंस के हिसाब से परिवर्तित होते रहेंगे। वो स्पेशल दो नियम कौन कौन से हैं आगे हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगी। अब असर्टिव सेंटेंस बनाने से पहले हमको ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस होते कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो असर्टिव सेंटेंस में आएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान जो है वो केवल ये है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा। नंबर एक पहचान। नंबर दो, उसकी पहचान ये है कि वाक्य की शुरुआत या तो नाउन से होगी या फिर प्रोनाउन से होगी। जब वाक्य की शुरुआत नाउन और प्रोनाउन से हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आ जाए, वो सेंटेंस तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो किसी भी स्टेटमेंट को बताता है, लेकिन ये दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव तो आप लोग कई बार पढ़ चुके भी होंगे कि जो बात पॉजिटिव वे में कहे या किसी भी कथन को पॉजिटिव कहे तो वो हमारा अफर्मेटिव होता है, और जो तुम्हारी बात नेगेटिव बताई या जिस सेंटेंस में नॉट का यूज हो वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो इसका रूल नंबर पहला क्या है, मैं ये स्पेशल रूल में चलेंगे। अब रूल नंबर इसका पहला क्या कहता है कि अगर हमारा से टू है, स्पेशल रूल है, जैसे वहां बोला था से टू है तो टेल में वो चेंज हो जाएगा, और हमारा सेज टू है तो वो चेंज हो जाएगा टेल्स में। ये हमारे दोनों कौन किसकी वर्ब में, प्रेजेंट की वर्ब में, किसकी वर्ब में, प्रेजेंट की वर्ब में, ये दोनों ठीक है ना। अगर आपका से टू है तो वो चेंज हो जाएगा टेल में, और सेज टू है वो हमारा चेंज हो जाएगा टेल्स में, और अगर हमारा सेड टू है तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ये हमारी पास्ट की वर्ब है। सेड हमारी किसकी है, पास्ट की वर्ब है। तो याद रखो से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, और सेड टू है तो टोल्ड में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने एक चीज कही है, या एक चीज मैंने यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो मैंने केवल ये लिखा है कि सेड टू। अगर आपका अकेला अगर सेट दे रखा है, अगर अकेला आपका से है, मान लो यहाँ पर से टू नहीं है, केवल मैंने कहा राम से और उसके बाद कोई स्टेटमेंट दे दिया, मैंने कहा मोहन से तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया, और मैंने कहा राम से कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो ये परिवर्तित नहीं होगा। सेट के साथ टू आना जरूरी है, सेट के साथ टू आना जरूरी है, तभी आप उसको टेल में चेंज करोगे। सेज के साथ जब टू आएगा तभी टेल्स में चेंज करोगे, सेट के साथ टू आएगा तभी उसको टोल्ड में परिवर्तित करोगे। अगर ये अकेले आते हैं सेज और सैड तो आप परिवर्तित नहीं करोगे। नंबर दो, रूल नंबर इसका ये कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हमारा क्या होता है, दैट, इसकी जगह पर हम यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस है तो आइडेंटिफिकेशन कर चुका है उसकी पहचान से कि बाकी का फुल स्टॉप है और बाकी की शुरुआत नाउन और प्रोनाउन से हुई है, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है। हमने स्पेशल रूल में दो नियम सीखे कि हमको सैड टू, से टू और सेज टू को चेंज करना है, तो हम लोग कर दिए टेल्स, टेल्स और टोल्ड में। दूसरा हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा तो हमने चेंज कर दिया दैट में। बाकी के हम जनरल रूल को फॉलो कर देंगे। तो जनरल रूल हमारे जो हमने अभी तीन पढ़े थे, जो भी हमने पढ़े थे, वर्ब में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, या फिर इसको हम बोल रहे थे, या फिर हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन, और तीसरा हमारा कौन सा था, कुछ शब्दों में परिवर्तन। वो उन सारे नियम को हम फॉलो करें तो हमारे ये सेंटेंस में परिवर्तन तो हमने परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें पांच परिवर्तन हमने सीखे अभी। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पांच परिवर्तन हम करेंगे, तीन होंगे हमारे जनरल और दो हमारे होंगे क्या, स्पेशल। अब आते हैं हम फॉर एग्जांपल में इस सेंटेंस में, जैसे यू सेड शी रोट अ लेटर, सी यू सेड शी रोट अ लेटर, तो तुमने देखा कि पीछे तो फुल स्टॉप आया और बाकी शुरुआत सी से हुई है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा असर्टिव का है। तो कोई बात नहीं, बनाते हैं असर्टिव के रूल के हिसाब से। यू, मैंने कहा था सैड टू होता है इसके साथ, तो हमारा चेंज होता टोल्ड में। सैड टू होता तो किसमें चेंज हो जाता है, ये टोल्ड में, लेकिन यहाँ पर तो केवल सैड है, तो सैड का मैंने बताया कि परिवर्तित नहीं होगा असर्टिव में। तो यू का यू है, सैड का सैड। अब ये मत कहना यू तुमने चेंज क्यों नहीं किया, यू मैंने कहा था प्रोनाउन जो चेंज होंगे वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले होंगे, यानी कि इसके अंदर अगर यू आता कहीं पर तो चेंज होता, बाहर वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो सी रोट आ लेटर, तो सी है वो थर्ड पर्सन में आता है आपका, सी कौन से पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में, तो सी हमारा परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, देख लो एक बार दोबारा से। मैंने कहा यू, तो यू का तुम्हारा यू आ गया, सेट टू होता तो चेंज करता,
लेकिन सैड है केवल, तो मैं चेंज नहीं करूंगा, सैड का सैड आएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं इसमें क्या लगाऊंगा, दैट लगाऊंगा। सी मेरा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन मैंने लिखवा चुका हूँ कि कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते, तो सी का सैड सी हो जाएगा। लेकिन ये चीज सैड है, और ये सेंटेंस कौन सा है, सैड यानी कि पास्ट है, तो टेंस तो चेंज करना पड़ेगा। तो टेंस जब चेंज करोगे तो सी रोट आ लेटर लिखो। रोट जो है वो सेकंड फॉर्म है, और ये डिफाइन करता है कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट आप अच्छे से याद कर चुके होंगे कि वो हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट बनता है, तो पास्ट परफेक्ट हिसाब से उसे बनाओगे। सी के साथ क्या आता है, हैड आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो सी हैड रिटन अ लेटर। ओके, अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी यू आर लेट। तो ही सेड टू मी, तो ही का ही आ गया, सेड टू, तो सेड टू अब चेंज किस में हो जाएगा, टोल्ड में। उसके बाद मी, इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट। अब देखो अब आ गया तुम्हारा यू। यू जो है वो अब कहाँ पर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब ये परिवर्तित होगा, लेकिन कैसे होगा, यू जो हमारा होता है वो होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो है वो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहोगे तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर क्या है, मी है। तो अगर ऑब्जेक्ट मी है, तो हम मी को देख के चेंज करेंगे यू को। तो यू हमारा आया सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मी का भी कौन आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। तो मी का सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके उस तालिका में, क्या होता है, आई। ये चीज हो गई आपकी क्लियर। उसके बाद यू आर लेट, सिंपल सिंपल प्रेजेंट है, और आपको पता है हर चीज प्रेजेंट की किस में जाती है, पास्ट में जाती है। तो ये जो जो चेंज हो जाता है बाज भर में चेंज हो जाता है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, बाज आ जाएगा, उसके बाद लेट। तो हमने देखा कि सैड टू जो हमारा परिवर्तित हो गया था टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने लगा दिया दैट, और यू को मैंने देख लिया मी के हिसाब से चेंज कर दिया आई में, और यहाँ पर सैड टू था पास्ट था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया बाज में। ठीक है ना, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, बाज में। तो हमारा ये सेंटेंस जो बन जाएगा वो यही बन जाएगा कि ही सेड टू मी यू आर लेट। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही सेड टू मी यू आर लेट, ये हमारा क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। ओके, अगला सेंटेंस है कि ही विल से टू मी, ही विल से टू मी आई एम योर नेवियर। वो मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तो ही विल से टू मी, यहाँ पर क्या है, विल से। तो विल का मतलब क्या है, ये फ्यूचर है अब। तो ही विल से टू तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, टेल में चेंज करते, तो मैंने ही विल टेल कर दिया, मी का मी आ गया, इन्वर्टेड कॉमा दैट आ गया। अब आई आया है, तो आई तुम्हारा होता है फर्स्ट पर्सन, तो चेंज होगा सब्जेक्ट को देख के, और सब्जेक्ट तुम्हारा है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। उसके बाद ये टेंस में चेंज नहीं करूंगा, टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर है, और आप पढ़ चुके हैं कि अगर बात प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी तो टेंस में परिवर्तन नहीं करना, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही रहेगा। तो ये के साथ आता है एज। अब योर आ गया, योर तुम्हारा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है यू का। तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट को देख के, मी। तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, तो यानी कि माई आ जाएगा। उसके बाद नेवियर। ओके, तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं। अशोक सेड टू रमन, अशोक ने रमन से कहा, अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो अशोक सेट टू हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में, रमन इन्वर्टेड कॉमा जाएगा दैट, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से रमन है, तो ही, कैन का मैंने बताया था कोड, स्पीक इंग्लिश। ओके, माय फ्रेंड सेज टू मी, तो माय फ्रेंड सेज टू हमारा हो जाता है टेल्स में, मी का मी इन्वर्टेड कॉमा जाएगा दैट, यू हो जाएगा और मी के हिसाब से आई में, और ये सेंटेंस हमारा सेज टू है यानी कि प्रेजेंट है, तो एम। उसके बाद नॉट अ बाइसमैन। अगला मिस्टर पांडे सेड आई कैन बाई ए कार, तो मिस्टर पांडे सेड, सेड टू होता टोल्ड में चेंज होता, सेड टू नहीं है तो टोल्ड में चेंज नहीं होगा। तो सेड दैट, आई जो हो जाएगा मिस्टर पांडे के हिसाब से ही में चेंज, कैन हो जाएगा कोड में चेंज, बाई हो जाएगा बाई आ कार। उसके बाद ही सेड टू मी आई शेल राइट अ लेटर टुमारो, तो ही सेड टू हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी का मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हम लगा देंगे दैट, आई हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज ही में, और सेल जो होगा वो शुड में या वुड में चेंज हो जाएगा। तो ही के साथ आता है मेरा बिल, तो मैं चेंज करूंगा वुड में, राइट आ लेटर, और मैंने बता दिया टू मारो जो होता है वो द फॉलोइंग डे में परिवर्तित हो जाता है, तो द फॉलोइंग डे। अब इसका कुछ अपवाद भी है, एक्सपेक्ट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग एक बार हमारे पास्ट में है, ये हमने मान ली, तो हम चेंज करते थे टेंस में। लेकिन मान लो रिपोर्टेड इसमें में कोई ऐसा सेंटेंस दे रखा है जो सच हो, सार्वभौमिक सत्य हम उसको बोल सकते हैं, या किसी का सिद्धांत हो, या कोई कहावत हो, तो हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जैसे मदर सेड, मदर ने कहा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमारी क्या है, कहावत है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ईमानदारी जो होती है वो सर्वोत्तम नीति होती है। तो हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, यहाँ पर सैड जरूर है, तो मोहन मदर, सैड का सैड आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हम लगाएंगे दैट, और हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम सेंटेंस। हालांकि सैड के हिसाब से यहाँ पर पास्ट है तो होना चाहिए था बाद, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक कहावत है, कहावत ना होती तो हम इसको बाद में चेंज कर सकते थे। अगला सेंटेंस है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि जो सन है वो कहाँ उगता है, तो वो कहूंगा पूरब में उगता है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, एक सच बात है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, सच बात है, एक सार्वभौमिक
सत्य है। और सार्वभौमिक सत्य को मैंने कहा था, हम चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सूरज पूरब में उगता था, नहीं, उगता है और आगे भी उगता रहेगा। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा दैट द सनराइज इन द ईस्ट सेम आ जाएगा। द टीचर सेड टू एंड टू मिक्स फोर, दो और दो चार होते हैं, तो ये हमेशा रहेंगे। ये भी एक बात सच है। तो द टीचर सेड दैट टू एंड टू मिक्स फोर, ठीक है ना। तो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है जो कि सच है, आप उसको परिवर्तित नहीं करोगे, फिर चाहे टेंस हमारा प्रेजेंट में हो चाहे हमारा पास्ट में हो। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अलग से आपको पढ़ने हैं। क्या है पढ़ने हैं? जैसे यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो, उसमें आपका मस्ट का प्रयोग होता है। मस्ट का प्रयोग जो होता है वैसे चाहिए के अर्थ में होता है, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो उसका मतलब होता है चाहिए। लेकिन चाहिए हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो ऐसा होता है हम नॉर्मल सलाह किसी को दे रहे हैं, जैसे तुम्हें पूजा करनी चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें कार खरीदनी चाहिए। और एक होता है ड्यूटी, जिसको हम बोलते हैं जिम्मेदारी, जैसे तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें देश का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी होगी जिम्मेदारी या ड्यूटी, हम जिसको बोलते हैं। तो मस्ट का हम प्रयोग दो तरीके से करते हैं। तो मस्ट का प्रयोग अगर मस्ट से नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी नियम आदि का बोध होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का प्रयोग ज्यों का त्यों रहेगा, आप उसको परिवर्तित नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमको अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो उसने कहा कि ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो हम इसमें क्या है, परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, सेंटेंस सेम टू सेम उत्तर आएगा। दे सेड स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर, स्टूडेंट को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये भी तुम्हारे क्या है, एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। तो आप इसको भी चेंज नहीं करोगे। दे सेड द स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, ओके। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर से होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, तुम्हें कार खरीदनी चाहिए, तुम्हें कार खरीदनी चाहिए थी, तो इसका मतलब तुम्हारा प्रेजेंट, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें कार खरीदनी चाहिए। ये तुम्हारी क्या है, एक इच्छा है, विल पावर है, इच्छा शक्ति हम इसको बोल सकते हैं। तो हम इसको अर्थ के अनुसार हैज टू में चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट है तो हैज टू और हैव टू में, पास्ट है तो हैड टू में, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव टू और वुड हैव टू, दो में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। जैसे सी सेड, उसने कहा आई मस्ट गो, सी सेड आई मस्ट गो, उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट, आई है तुम्हारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो सब्जेक्ट में मेरा सी था तो मैं सी लगा दूंगा। अब ये मैं कहूंगा सैड लिखा हुआ है, तो सैड क्या है, तुम कहोगे पास्ट है, तो मैं पास्ट में क्या लगाऊंगा, हैड टू गो। ऐसे माई फ्रेंड सेज टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा आई मस्ट बाई ए कार, मुझे एक कार खरीदनी चाहिए। तो माई फ्रेंड सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, और टेल्स के बाद मी। अब तुम कहोगे टेल्स है वो क्या है, तुम्हारा प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो हैज टू, आई तो तुम्हारा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, माई फ्रेंड है, मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। तो ही हैज टू बाई ए कार, ठीक है ना। अगला हमारा पढ़ते हैं। वर्षा सेड आई मस्ट गो मलेशिया नेक्स्ट ईयर। तो वर्षा सेड, वर्षा ने कहा, ये हमारा पास्ट आ रहा है, लेकिन आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर भी आया, तो नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल जाएगी, है पास्ट की और फ्यूचर की भी बात हो रही। तो हम बिल की जगह क्या लगाएंगे, वुड लगाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो वर्षा सेड दैट सी वुड, आई जो तुम्हारा है वर्षा को देख के चेंज हो गया, वर्षा लड़की है इसलिए हमने यहाँ पर सी लगा दिया। वुड हैव टू, मस्ट को किसमें चेंज कर दिया, वुड हैव टू। उसके बाद गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, द फॉलोइंग ईयर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा था मस्ट का प्रयोग, कि मस्ट अगर दो तरीके से प्रयोग होता है, अगर आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, तो आप मस्ट का जैसा प्रयोग है वैसा ही रहने देंगे। और अगर उससे किसी प्रेजेंट या फ्यूचर की बात की पता चलता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, तो हम उसको अर्थ के मुताबिक हैज टू, हैव टू, हैड टू, या विल हैव टू, या वुड हैव टू में परिवर्तित कर देंगे, ओके। अगला हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में अगर किसी नाउन को प्रयोग किया गया है, मतलब हमने किसी नाउन को बुलाया है और वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है, तो हम क्या करते हैं, जब उसका इंडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम उस स्पीच में नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। मतलब वो किसकी तरह यूज होगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अगर हमने किसी को नाम लेकर उसके नाम से उसको संबोधन किया, उसको बुलाया है, उसको पुकारा है और उससे कोई बात कही है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे सी सेड, उसने कहा मुकेश यू आर फॉलिश, मुकेश तुम मूर्ख हो। तो उसने किससे कहा, मुकेश से कहा, तो जो मुकेश जो शब्द है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर टू आ जाएगा। तो सेट सी है, सेट टू आना चाहिए था, तो हालांकि इसमें लिखा नहीं है टू, लेकिन जब उसने संबोधन किया तो भाई होगा सी सेट टू मुकेश, जबकि इधर मुकेश था इसलिए नहीं लिखा लिखा गया। तो हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में, तो सी टोल्ड मुकेश। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमारा आ जाएगा दैट। यू जो होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट में कौन है, मुकेश है, तो ऑब्वियसली बात है वो तुम्हारा किसमें चेंज हो जाएगा, ही में। अब यहाँ पर टोल्ड आया है, सैड आया है, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा बाज भर में। उसके बाद फॉलिस से हम उतर जाए, तो ये सेंटेंस बनेगा सी टोल्ड मुकेश दैट ही वाज फॉलिस। अगला सेंटेंस है समीर सेड यू आर एन इडियट गर्ल मोनिका। तो मोनिका को संबोधन किया है, तो समीर टोल्ड मोनिका दैट
सी यू है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट में कौन आ गई, मोनिका आ गई, मोनिका जो कि लड़की है। तो क्या चेंज हो जाएगा, सी में ये हमारा चेंज हो जाएगा बाज मन में, तो सी बाज एन इडियट गर्ल। ओके। रूल नंबर चौथा हमारा कहता है कि अदे यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ओ, बेल, यूसी, ओके आदि का प्रयोग हो, तो इसे इनडायरेक्ट मैनर में आप हटा दोगे। जैसे सी सेड, बेल पंकज यू हैव डन दिस वर्क, मतलब अच्छा पंकज तुमने ये काम अच्छे से किया। तो सी सेड की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। बेल तुम्हारा हट जाएगा, और पंकज जो था वो क्या था, संबोधन में था, तो पिछले रूल में पढ़ा वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सी टोल्ड पंकज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाते हैं, दैट। अब यू जो है वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट में पंकज आ चुका है, पंकज जो कि मेल है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ही। और उसके बाद यू हैव डन, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट में। या ये कहें हम कि हैज हैव हैड, जो हैज हैव है वो किसमें चेंज होता है, हैड में। तो दैट ही हैड डन दिस वर्क, ठीक है ना। उसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, तो उसे इंडायरेक्ट स्पीच में एंड से जोड़कर लिखना चाहिए। एक वाक्य में एक से ज्यादा असर्टिव सेंटेंस अगर आ गए हैं, तो आप उसको किस क्या करोगे, एंड से जुड़ते हुए लिख जाओ, लिख दोगे। जैसे ही सेड, उसने कहा, माई वाइफ इज अ ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, ये सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पर कि मेरी जो पत्नी है बहुत ज्यादा सुंदर है और मेहनती है। अब मैंने एक आगे सेंटेंस और बोल दिया कॉमा लगा के कि आई विल विजिट द ताजमहल, और हम क्या करेंगे, ताजमहल को विजिट करेंगे। तो इसमें दो सेंटेंस हैं जो कि असर्टिव ही हैं, तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ देंगे। जैसे ही सेड, तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट, माई वाइफ है, माई हो जाएगा ही के हिसाब से हिज वाइफ, इजे मार चेंज हो जाएगा बाद में, उसके बाद ब्यूटीफुल, उसके बाद लेबोरियस। अब ये तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ कॉमा की जगह मैंने ये सेंटेंस किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। और उसके बाद हमारा ये फिर से जो आई है वो किस में चेंज हो जाएगा, ही के हिसाब से ही में, और ही के साथ आता है बिल, तो बिल चेंज हो जाएगा वुड में, विजिट द ताजमहल। ओके। तो ये अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस अगर तुम्हारा मिल जाता है ऐसा, जिसमें दो असर्टिव सेंटेंस एक साथ दे रखे हैं, तो आप जब उसका पैसिव बनाओगे, सॉरी पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, तो आप उसको किससे जोड़ोगे, एंड से जोड़ दोगे, ठीक है ना। अगला हमारा स्पेशल रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के अंत में होता भी है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य शुरू में ही लिखा जाता है। मतलब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आगे पीछे हो सकते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे अलग अलग होते हैं। एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर भाग होता है, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर, तो वो सेंटेंस आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जब उसको बनाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाओ, तो हमेशा सेंटेंस तुम्हारा सीधा बनना चाहिए। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग बाकी के अंत में भी हो, जैसे राम ने किसी से कुछ कहा तो राम सेड टू मी, ये बाकी के अंत में भी हो सकता है। लेकिन जब इसका शुरुआत करोगे इनडायरेक्ट बनाते समय, तो वो बाकी की शुरुआत में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, जैसे ही हैज गॉन टू द ऑफिस, ही हैज गॉन टू द ऑफिस, वह ऑफिस जा चुका है। ही सेड, उसी ने कहा, तो ही सेड हमारा कहाँ है, अब तक तुमने देखो बाकी शुरुआत में आ रहा था, लेकिन यहाँ कहाँ गया, बाकी के अंत में। तो ये चीज बाकी के अंत में, बाकी शुरुआत दोनों जगह आ सकती है। लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे, तो ये चीज बाकी शुरुआत में ही रखनी पड़ेगी। तो ही मैं पहले लिखूंगा, सेड टू होता तो चेंज हो जाता, तो सेड ही आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा की जगह आ जाएगा मेरा दैट। उसके बाद ही का ही रहता है क्योंकि थर्ड पर्सन है। हैज मेरा हेड में चेंज हो जाता है, गॉन टू द ऑफिस, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, दैट लगा दी और हेड को चेंज कर दिया, तो ये हमारा क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बन चुका है। तो ये तुम्हारे कुछ असर्टिव के रूल थे, जिसमें हमने दो स्पेशल रूल कौन कौन से पढ़े, कि सेड टू हो तो टोल्ड में, सेड टू हो तो टेल्स में, मतलब टेल में, और सेज टू हो तो टेल्स में परिवर्तित करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट का यूज करेंगे। बाकी तीन नियम हम जो सामान्य नियम थे वो फॉलो करेंगे। अगला सेंटेंस हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव की पहचान आप लोगों को अच्छे से पता है कि बाकी के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जहां पर भी आपको बाकी के अंत में क्वेश्चन मार्क दिख जाए, तो वो तुम्हारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन बात ये होती है कि इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हमारा दो टाइप का होता है, एक तो होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, और एक होता है डब्ल्यू एस फैमिली टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जिन क्वेश्चन के जवाब आप हाँ या ना में दे पाते हैं। जैसे मैंने तुमसे पूछा, व्हाट इज योर, मतलब मैंने जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम आज विद्यालय जाओगे, तुमने कहा हाँ। मैंने कहा क्या तुम बाजार जाओगे, तुमने कहा नहीं। मैंने कहा क्या तुम मोबाइल खरीदोगे, तुमने कहा हाँ। तो जिनके जवाब तुम हाँ या ना में दे पाओ, कोई अतिरिक्त जानकारी आपको नहीं देनी होती है, वो हमारे यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और ये हिंदी की बात करें तो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं। और जब क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें तुमने हर बार पढ़ा होगा कि जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, उनमें हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते। वो सेंटेंस हम किससे स्टार्ट करते हैं, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं। एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम आप लोगों ने क्या पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब। तो वो सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वो तुम्हारे यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। दूसरे क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच फैमिली टाइप क्वेश्चन उन क्वेश्चन को बोलते हैं, उन सेंटेंस को बोलते हैं जिनमें आपका जो भी आंसर होगा वो यस नो में नहीं दे सकते। उसके लिए तुम्हें कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए। जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमने कहा मोहन।
श्याम, सीता, जो भी आपका आंसर होगा। लेकिन हाँ या ना का जवाब नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम विद्यालय कितने बजे जाओगे, तो तुम टाइम बताओगे, हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाओगे। तो वो सारे सेंटेंस WH फैमिली में आएंगे। और ये हमेशा तुम्हें पता है कि जब इंट्रोगेटिव वाक्य बाकी के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जब मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या की अंग्रेजी वर्ड सबसे पहले आएगी। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, ठीक है ना। तो वो सारे सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरुआत में ही आ जाए, वो हमारे होंगे WH क्वेश्चन टाइप के। तो इनको बनाने के भी दो नियम है। वहां पर हम चेंज कर रहे थे से टू को केवल, और यहाँ पर हम किसको चेंज करेंगे, चाहे से हो चाहे से टू हो, दोनों को चेंज करेंगे। यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है। वहां पर हमने से को चेंज नहीं किया था, सेज को चेंज नहीं किया था, सेट को चेंज नहीं किया था, केवल टू लगा था तब चेंज किया था। लेकिन यहाँ पर टू लगा हो या ना लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। से हो चाहे सेड टू हो, आस्क या इंक्वायरी में चेंज कर दोगे। सेज हो चाहे सेज टू हो, आस्क और इंक्वायरीज में चेंज कर दोगे। सैड हो चाहे सैड टू हो, आस्क्ड और इंक्वायरीड में चेंज कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस चीज का फर्क नहीं पड़ने वाला कि से है या सैड, मतलब से टू है। दोनों को परिवर्तित करना। असर्टिव सेंटेंस में सैड को परिवर्तित नहीं करते, यहाँ पर सैड और सैड टू दोनों चेंज हो रहे हैं। दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाते हैं यहाँ पर इफ या वेदर। यहाँ ये बात याद रखना कि वेदर की एक अंग्रेजी ये भी होती है WEATHER, जो कि हिंदी में बोलता है मौसम। तो ये मौसम की अंग्रेजी मत लगा देना यहाँ पर, ये अंग्रेजी तुम्हारी WHETHER है, ये याद रखना। इसका मतलब यदि होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इफ आएगा या वेदर आएगा, वो हमारा केवल किस में आएगा, यस नो टाइप क्वेश्चन में। और यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, सहायक क्रिया से। तो जो सेंटेंस हमारे सहायक क्रिया से स्टार्ट होंगे, सहायक क्रिया से जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे उसमें इफ या वेदर आएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। और अगर तुम्हारा सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड जो होगा, वट है तो वट, वेयर है तो वेयर, हाउ मैनी तो हाउ मैनी, हाउ मच है तो हाउ मच, वहन है तो वहन, भाई है तो भाई, और हु है तो हु। वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह का वही शब्द बन जाएगा। अगला इसमें तीसरा जो है वो ये रूल कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो तुम्हारा है वो तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि हमारी वर्ब पहले आती है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है कि वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन उसको तुम्हें किसमें चेंज करना है, असर्टिव में। तो असर्टिव में ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है और उसके बाद वर्ब को लिखना है, ठीक है ना। ये हमारा करेंगे और उसके बाद हम जनरल रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बाकी हमारे जो जनरल रूल है उनको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अब एग्जांपल देख लो, जैसे स्नेहा सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। तो देखो पहचान, पीछे देखो क्वेश्चन मार्क आया है और देखो सेंटेंस डू से स्टार्ट हो गया। अब डू से स्टार्ट हुआ यानी कि सहायक क्रिया होती है डू, तो जो तुम्हारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो स्नेहा सेड टू हो चाहे सैड हो, मैंने कहा था चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। और मी का मी हो गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ आ जाएगा। क्यों आया इफ या वेदर, क्योंकि ये तुम्हारा सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ। सहायक क्रिया से स्टार्ट नहीं होता तो हम नहीं लगाते, तो मैंने इफ या वेदर का प्रयोग कर दिया। अब मैंने कहा था ये सेंटेंस जो बनेगा असर्टिव में बनेगा, तो इफ या वेदर के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगेगा। तो यू तुम्हारा इसमें सब्जेक्ट था लेकिन चेंज होगा मी को देख के, और मी तुम्हारी जो होती है वो होती है आई। अब ये सेंटेंस तुम्हारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो आई प्लेड क्रिकेट, ओके। ही सेड टू मी व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। तो ही सेड टू हो जाएगा आस्क्ड में चेंज, मी का मी। व्हेन जो है तुम्हारा इंट्रोगेटिव शब्द है तो वही शब्द आ जाएगा, इफ या वेदर इसमें अब नहीं लगाएंगे। अब ये सेंटेंस बनेगा असर्टिव में, तो विल नहीं लगेगा, पहले क्या लगेगा, यू का लगेगा, और यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो मी है तो मी में आई आ जाएगा, उसके बाद वुड रिटर्न। ऐसे ही राधा सेड टू मी हु आर यू। तो राधा आस्क्ड मी हु, और सब्जेक्ट आएगा आई और बाय, इफ नहीं लगाना है क्योंकि हु से स्टार्ट है। शी सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर। तो शी आस्क्ड मी इफ, इफ आ गया क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस तुम्हारा डिड से स्टार्ट है, सहायक क्रिया से स्टार्ट है, इसलिए क्या आ गया इसमें इफ आ गया। तो इफ यू हो जाएगा आई में परिवर्तित क्योंकि ऑब्जेक्ट में मी है आई। पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो आई हैड नॉट रिटर्न हर आ लेटर। मी जो है तुम्हारा किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के होगा, सब्जेक्ट में कौन है, सी है। और मी तुम्हारा पजेसिव, वो सॉरी, मी जो तुम्हारा वो है ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर, तो हर आ जाएगा। ऐसे ही सेड टू मी हाउ डू यू नो, हाउ हाउ डू यू नॉट नो मी, मतलब तुम उसको कैसे नहीं जानते थे, ये जानते हो। तो ही आजकल में इन्वर्टेड कॉमा जगह कुछ नहीं आएगा, हाउ है तो हाउ, यू है वो ऑब्जेक्ट देख के चेंज होगा आई में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट से बनता है नो, और मी हो जाएगा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे यदि रिपोर्टिंग स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हमारा दिया होगा और उसके बाद कॉमा लगा के क्वेश्चन टैग का प्रयोग कर देंगे,
तो क्वेश्चन टैग क्या होता है कि कोई भी पीछे ये लगा हुआ है डोंट यू, ये तुम्हारा क्वेश्चन टैग है। इसमें लगा हुआ है आरंट यू, ये तुम्हारा क्वेश्चन टैग है। तो ये अगर क्वेश्चन टैग उन्होंने बाद में लगा दिया है, ठीक है ना, तो इन क्वेश्चन टैग को आप हटा दोगे। इन क्वेश्चन टैग का कोई मतलब नहीं है इनडायरेक्ट में बनाते समय। तो जैसे शी सेड टू मी यू नो मी डोंट यू, क्या तुम सच में जानते हो? तो सी आस्क्ड मी, सेड टू तुमने चेंज किया, आस्क्ड में मी हो गया। यू नो मी, भाई सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा क्वेश्चन टैग हमेशा। हमेशा किससे स्टार्ट होगा? सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है। इसलिए हमें यहाँ पर इफ हमको हर बार लगाना पड़ेगा, तो मैंने इफ लगाया। यू है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सेकंड फॉर्म आएगी तो न्यू। और मी जो होगा सी के हिसाब से हाल में चेंज हो जाएगा। तो सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू है। उसके बाद लगा सी ही सेड टू मी यू आर पुअर आरंट यू। तो ही सेड टू जो हो जाएगा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद मी का मी इन्वर्ट कौन हो जाएगा? इफ यू हो जाएगा मी के हिसाब से आई में चेंज। और इज एम आर हो जाएगा बाद भर में चेंज पुअर है। और ये तुम्हारे जो भी हैं क्वेश्चन टैग वो तुम्हारे हट जाएंगे। ओके, आगे ये कहता है कि यदि यस नो टाइप उसमें आ जाता है, क्या आएगा? यस नो टाइप। मतलब यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया यस या नो में, कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा गया और यस नो में जवाब किसका दोगे? हमने बता दिया जो यस नो टाइप क्वेश्चन होंगे मतलब वो सहायक क्रिया से स्टार्ट होंगे। तो सेंटेंस में सहायक क्रिया का स्टार्ट होता है और उससे आगे को उन्होंने बढ़ा दिया है और आंसर जो है वो तुम्हारे यस नो में दे दिया है। तो जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डिड यू राइट अ लेटर, तो आई सेड यस। तो अगर तुमने यस कहा है तो तुम लिख दोगे आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। और अगर नो लिखा हुआ है तो लिख दोगे आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। बस इतना लिखना है। ये चीज हमारी बढ़ जाएगी कि अगर तुमने रिप्लाई दिया है यस का तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। और अगर दिया है तुमने नो में आंसर तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो वही लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी डिड यू राइट अ लेटर। तो ही सेड, सेड टू का आस्कर में हो जाएगा, मी का मी, डिड यू राइट है तो इफ का प्रयोग होगा, यूज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में। प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो आई हैड रिटन आ लेटर। और फिर उसके बाद क्या कर दो? आई रिप्लाई इन अफर्मेटिव। हालांकि एक दूसरा तरीका और भी है कि आई सेड दैट आई हैड, आई सेड मैंने कहा दैट आई हैड। तो आई सेड रहने दो, तुम केवल ये याद रखो आई रिप्लाई इन द अफर्मेटिव। उसके बाद सी सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, तो आई सेड नो। तो सी आस्क्ड मी इफ कैन तुम्हारा हट जाएगा, मतलब वो आएगा कुड हो जाएगा। यू तुम्हारा ऑब्जेक्ट हिसाब से मी है तो आई हो जाएगा। डू दिस का दैट हो जाता है तो दैट वर्क। तो आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये वाला बनाओ आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। और यहाँ पर दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो ये आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव की जगह हम आई सेड दैट आई कुड नॉट, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब इम्परेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है और किस तरीके से हम इसमें परिवर्तित करेंगे? तो ये चीज तो मैं पहले ही आपको बता चुका था कि सहायक क्रिया मतलब टेंस को आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस को हमने देखा कि फुल स्टॉप आएगा और सेंटेंस की शुरुआत नाउन प्रोनाउन से होगी। इंट्रोगेटिव में कोई पहचानने वाली बात ही नहीं, जब इंट्रोगेटिव चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में हो जाएगा तो वो तो इंट्रोगेटिव हो ही जाएगा। अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में क्या आता है? फुल स्टॉप। लेकिन वहां पर ये फुल स्टॉप और किस में आता है? असर्टिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, तो असर्टिव में हमने दो पढ़े थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस जो चेंज होगा वो कैसे चेंज होता है, मतलब वाक्य की शुरुआत कैसे होती है? नाउन या प्रोनाउन से। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में जो शुरुआत होगी वो होगी हमारी वर्ब से। किससे स्टार्ट होगी? वर्ब से स्टार्ट होगी। ये सेंटेंस जो होता है वो हमारी तीन चीज, या तो उसमें आज्ञा का प्रयोग होगा, एडवाइस सलाह कोई दी गई होगी, या रिक्वेस्ट या कोई कमांड दी गई होगी। तो जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, सलाह दी जाती है, कोई प्रार्थना की जाती है, वो सारे सेंटेंस तुम्हारे इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी चाहे से हो, चाहे सेड टू से टू हो, चाहे सेज हो, चाहे सेज टू हो, चाहे सैड हो, चाहे सैड टू, दोनों परिवर्तित होते हैं। ये वो केवल असर्टिव में था कि जब सैड हो तब परिवर्तित नहीं करना, सैड टू हो तभी परिवर्तित करना, बाकी ये किसी में रूल फॉलो नहीं होता है। तो से टू हो या सैड टू हो तो हमने देखा कि वहां पर अगर आज्ञा दी गई तो हम चेंज कर देंगे ऑर्डर में। अगर हमने देख लिया वहां पर प्रार्थना की गई है तो प्रार्थना के लिए प्लीज और काइंडली शब्द का यूज होगा तो हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्ट में। और हमने देखा कि वहां पर कोई सलाह दी गई तो हम चेंज कर देंगे एडवाइस में। उसी तरह का सैड या सैड टू है तो ऑर्डर्ड में, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड में, और अगर कोई सलाह है तो एडवाइस में हम परिवर्तित कर देंगे। दूसरा, दूसरा हमको क्या चेंज करना है? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे? टू का प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में हमने यूज किया था दैट, इंट्रोगेटिव में यूज किया इफ, और ये आ गया हमारा तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा टू। ठीक है ना। अगला क्या रूल है कि प्लीज और काइंडली, मैम या सर, जो भी आ रहा है तुम्हारा, प्लीज शब्द आ गया, काइंडली शब्द आ गया, मैडम शब्द आ गया, सर आ गया, इनको आप हटा दोगे सेंटेंस से, इनका कोई मतलब नहीं है। और जनरल रूल को फॉलो करोगे जो बाकी तुम्हें पता ही है कौन कौन से, प्रोनाउन में परिवर्तन,
टेंस में परिवर्तन और कुछ शब्दों में परिवर्तन, वो तो आपको परिवर्तन करने ही है। अब सेंटेंस होगा ही सेड टू पंकज सिट डाउन, तो मैंने देखा पीछे फुल स्टॉप आया है, फुल स्टॉप सच्चे में भी आ रहा था, लेकिन बाकी शुरुआत कैसे हुई है, सिट से हुई है। सिट तुम्हारी क्या है, बैठना, जो कि एक वर्ब है। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो उस इंपरेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से बनाओ, ही सेड टू पंकज, उसने पंकज से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर, एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड ही ऑर्डर्ड, उसके बाद इसमें टू नहीं आएगा, सेड टू की जगह हमारा क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो ही ऑर्डर्ड पंकज, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और उसके बाद सिट डाउन। ओके, मिस्टर डॉक्टर तिवारी सेड टू माई वाइफ, मतलब डॉक्टर तिवारी जो थे उन्होंने मेरी वाइफ से कहा टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब जो दवा है वो समय से लो। तो डॉक्टर तिवारी क्या किया, एडवाइस दी है, तो डॉक्टर तिवारी एडवाइस्ड माई वाइफ टू टेक मेडिसिन इन टाइम। ओके, ही सेड टू द टीचर, इन्वर्टेड कॉमा जाएगा काइंडली हेल्प मी, तो काइंडली शब्द आ गया, प्लीज शब्द आ जाए, काइंडली शब्द आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, सीधी बात, रिक्वेस्ट की गई, प्रार्थना की गई है। तो हम सेड टू की जगह क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड, उसके बाद टीचर टू, काइंडली मैंने बता दिया था, काइंडली शब्दों, मैडम शब्दों, सर शब्दों, ये सारे क्या हो जाते, हट जाते हैं, तो ये हट जाएगा। उसके बाद हेल्प मी तुम्हारा है ऑब्जेक्ट में, तो किसको देख के होगा, ही का, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है, तो वो तुम्हारा हिम में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इम्पीरेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमारे हैं, उनको बनाने के दो तरीके हमारे पास पहले से उपलब्ध है। पहला क्या है, एक यही वाला कि हम से या से टू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में हम चेंज कर देंगे, जिस तरीके से हमारा दिया हुआ है। सेड और सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, टोल्ड में, आस्क्ड में हम परिवर्तित कर देंगे, जैसा हमारा उसमें दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा जगह जैसे टू अभी लगाया तो हम टू ही लगाएंगे, लेकिन हम नॉट का प्रयोग उससे क्या कर देंगे, टू से पहले कर देंगे, बस नॉट का प्रयोग कहाँ कर देंगे, टू से पहले। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, तो डोंट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस और पीछे फुल स्टॉप आया है, तो ये असर्टिव है कि इंपरेटिव है कि ऑब्जेक्ट उसमें इंट्रोगेटिव है। तो कंफ्यूजन मत करना कि पीछे देखो आप, पीछे देख लो क्या आया है, फुल स्टॉप आया है, तो फुल स्टॉप आया है तो हमारा असर्टिव हो सकता है या इंपरेटिव हो सकता है, लेकिन हमारा स्टार्ट किससे हुआ है, सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ, तो हमारा इंट्रोगेटिव। अब डू से सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ही एडवाइज मी, एडवाइस दिया वो दरवाजा मत खोलो, तो ही एडवाइस मी, मैंने नॉट का प्रयोग कहाँ कर दिया, टू से पहले, नॉट टू, उसके बाद ओपन द डोर, अगला वाला तो ये डोंट तुम्हारा हट जाता है। अगला दूसरा रूल क्या कहता है कि आप से हो चाहे से टू हो तो फॉरवर्ड लगा दो, सेज है या सेज टू है तो फॉरवर्ड्स लगा दो, और अगर सैड या सैड टू है तो फॉरवर्ड लगा दो। लेकिन अगर तुमने भी ऐसा किया तो इन्वर्टेड कॉमा जगह तो आपको टू ही लगाना है, लेकिन नॉट का प्रयोग फिर नहीं करना है, नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ही फॉरवर्ड मी टू ओपन द डोर, क्यों नहीं करते, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है हिंदी में मना करना, और जब हमने पहले ही कह दिया मना करना, तो हम यही कहेंगे कि उसने मुझे ये काम करने से मना किया, ठीक है ना। तो वही है कि अगर तुमने एडवाइस यूज किया है, रिक्वेस्टेड यूज किया है, या फिर ऑर्डर्ड यूज किया है, तो नॉट का प्रयोग करोगे टू से पहले, और अगर तुमने फॉरवर्ड का यूज किया है तो इसमें नॉट का प्रयोग तुमको नहीं करना, तो ये फॉरवर्ड में नॉट टू द, नॉट तुम इसमें नहीं लगाओगे, टू ओपन द डोर सेम उतर आएगा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस हमारा क्या, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट मेक अ नॉइस इन क्लासरूम, तो द टीचर सेड टू जगह ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम, ठीक है ना। और अगर मैं फॉरवर्ड लगाऊंगा तो द टीचर फॉरवर्ड मी टू मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम, जब फॉरवर्ड लगेगा नॉट का प्रयोग नहीं करना है, एडवाइस लगाओगे, ऑर्डर लगाओगे या रिक्वेस्ट लगाओगे तो टू, नॉट का प्रयोग टू से पहले जरूर करना है। फिर हमारा आता है लेट वाले सेंटेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट वाले सेंटेंस दो प्रकार के आपने पढ़ने को मिलेंगे, एक वो सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं और लेट के बाद सीधा अस आ जाता है, लेट के बाद क्या आ जाता है, अस आ जाता है। जब लेट के बाद अस आता है तो हमें ये पता चलता है कि उस सेंटेंस में हमने क्या कोई प्रस्ताव दिया है या कोई सुझाव दिया है। यदि हमने क्या दिया है, कोई प्रस्ताव दिया है या सुझाव दिया है, तो इनकी पहचान यही है कि लेट के बाद हमेशा अस का प्रयोग होता है। जब लेट के बाद अस आ जाए तो हम क्या करेंगे, सेज टू अगर हमारा है तो हम उसको करेंगे प्रपोज में या सजेस्ट में चेंज, सेज टू है तो हम उसको चेंज कर देंगे सजेस्टेड में, और सैड है तो उसको हम चेंज कर देंगे सजेस्टेड में, ठीक है ना। यहाँ पर सैड है केवल, सेज है और से है, टू का हम चेंज नहीं करने वाले, टू अगर आ गया तो टू का टू ही रहने वाला है। ओके, इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करेंगे, दैट में परिवर्तित कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा को हम चेंज कर देंगे दैट में, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस जो अस होगा उसको हम चेंज कर देंगे बी या दे में, या सब्जेक्ट देख के नहीं करना है, बी या दे में आप चेंज कर दोगे। और बी और दे में जब चेंज करोगे तो बी दे के बाद हम क्या लगाएंगे, शुड के लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। ऐसे सेंटेंस में हम लेट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू सिनेमा, तो सेड टू की जगह मैं क्या लगाऊंगा, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। अब टू आया इसके साथ,
तो मैंने कहा था ये तो केवल सेड की जगह पर आया है, तो टूथ इसके साथ आ जाएगा। तो स्टेट टू हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा ये क्या बताया था, मैंने अभी बताया था क्या आता है इसमें, दैट आता है। तो दैट, उसके बाद लेट हट जाएगा तुम्हारा, तो लेट हट गया। अस जो है वो क्या आ जाएगा, बी या दे में। और मैंने क्या बताया था, शुड लगाओगे, तो बी के बाद मैंने शुड लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, गो टू, तो गो मैंने लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बता देंगे, तो गो टू द सिनेमा। ओके, ये तुम्हारा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा कि मोहन सजेस्टेड या प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट बी शुड या दे शुड गो टू द सिनेमा। अगला सेंटेंस है, आई सेल लेट अस हेल्प द पुअर। तो आई आई सजेस्टेड, उसको इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट, बी शुड अपनी तरफ से लगाना था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हेल्प था, तो हेल्प द पुअर अब बाद में उतार दोगे। लेट हमारा इन सेंटेंस में कट जाता है। फिर आता है रूल नंबर 2, यदि प्रार्थना का बोध हो। प्रार्थना का बोध कब होता है, जब हमारे लेट के बाद अस ना के कुछ और आ जाए। मान लो लेट के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, मी आ जाएगा, हर आ जाएगा, हिम आ जाएगा, या किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, कि राम आ जाएगा, लेट राम डू दिस वर्क, राम को ये काम करने दो। तो जब लेट के बाद अस ना आए कुछ और अन्ना आ जाए, तो हमसे ऐसा मानते हैं वहां पर प्रार्थना का बोध है। और जब प्रार्थना हम जब किसी से कर रहे होते हैं, तो चाहे से हो चाहे से टू हो, हमारा चेंज हो जाता है रिक्वेस्ट में। सेज या सेज टू चेंज हो जाता है रिक्वेस्ट में। और हमारा सैड या सैड टू है वो हमारा चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में या रिक्वेस्टेड में। ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा जगह टू आएगा यहाँ पर भी। जैसे मोहन सैड टू हिज टीचर, मोहन ने टीचर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो क्या होगा, मोहन सैड टू किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड में। और हिज टीचर टू, इसमें लेट को नहीं काटना, लेट मी चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, मोहन है तो हिम में, उसके बाद गो होम हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेंटेंस तुम्हारा क्या बना, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम गो होम। इसमें एक चीज और भी है कि हम लेट ना लिखना चाहते हम उसके जगह टू अलाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं। टू लेट की जगह हम किसका यूज कर देंगे, टू अलाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड मेथड इसका क्या है कि हम माइट बी अलाउड टू का भी प्रयोग करके इसको बनाते हैं। माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करना थोड़ा कठिन लगता है। जैसे मोहन सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम, मोहन ने टीचर से कहा लेट मी गो होम, ये वाला सेंटेंस सेम था। मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन ने सेड टू हो गया, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, हिज टीचर तो हिज टीचर, इन्वर्टेड कॉमा जगह मैं पहले बता चुका हूँ इसमें दैट आता है, दैट आ जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारा लेट इसमें भी हट जाता है। मी जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से मी जो है मोहन है, तो क्या आ जाएगा ही। उसके बाद ये शब्द पूरा लिखो, माइट बी अलाउडेड टू हर सेंटेंस में, तो ही माइट बी अलाउडेड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होम, तो इसमें क्या बचा था हमारा गो होम, तो हम लास्ट में लगा दें गो होम। तो ये किसका एक तरीका है, तो आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हो। लेट के बाद जब बस आता है तो हम सजेस्टेड का प्रयोग करके बनाते हैं। लेट के बाद मी आता है, राम आता है, श्याम आता है, हर आता है, हिम आता है, तो हम उसको अलग तरीके से बनाते हैं। उसको बनाए दो विधियां थी, वो दोनों विधि हम डिस्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं। अगला हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हमेशा इसकी पहचान जो होगी वो ये होगी कि सेंटेंस या तो होगा मे से स्टार्ट, एम ए वाई, या फिर होगा गॉड से स्टार्ट। पहली पहचान तो ये है। दूसरी बात, वाक्य के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क वाक्य के अंत में हमेशा आता है। ठीक है ना, तो ये जो सेंटेंस है एक्सप्रेस विश और डिजायर, मतलब ये सेंटेंस जो हमेशा या तो कोई इच्छा या कोई तुम्हारी डिजायर जो है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस सेंटेंस में हम उसी के हिसाब से लगाएंगे, से हो या से टू हो, तो विश या कर्स। विश हम कब लगाते हैं, विश और प्रे, जब कोई अच्छी बात कही हो, कोई जब इच्छा हम, जैसे हमारी इच्छा दो प्रकार की होती है, तो हम किसी का भला चाहते हैं और या किसी का बुरा चाहते हैं। तो अगर कोई हमारी इच्छा जो ऐसी है कि उसमें किसी का भला हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, विश या प्रे। और जब हमने देखा कि हम उसको अभिशाप दे रहे हैं, हमने क्या दिया उसको, अभिशाप दिया, तो अभिशाप के लिए हम क्या लगाएंगे, कर्स लगाएंगे। ये चीज याद रखना, और वो भी हमारे से या सेट टू की जगह पर। ठीक है, जब हम किसी को अभिशाप देंगे तो हम लगाएंगे कर्स, और अगर हम किसी का भला चाहेंगे तो विश। तो वही है, सैड और सैड टू की जगह हमारा विश आ जाएगा, कर्स आएगा और पीरियड आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इसमें भी दैट किस किस में आ रहा था, एक जब आ रहा था हमारा असर्टिव सेंटेंस था, दूसरा आया था जब लेट के बाद मी था, राम था, श्याम था, तीसरा यहाँ पर आया है। ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम असर्टिव सेंटेंस में रख देंगे। असर्टिव सेंटेंस रखने का मतलब यही कि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएंगे, और जनरल रूल को हम फॉलो करेंगे जो हमने पढ़ चुके थे। तो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो देखो पीछे क्या है, एक्सक्लेमेटिव मार्क आया है, तो अगर एक्सक्लेमेटिव मार्क आया सेंटेंस में से स्टार्ट है तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा ऑब्वियसली।
तो ही सेट किस में चेंज हो जाएगा, विष्णु में, क्योंकि अच्छी बात है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इन्वर्टेड कॉमा जाएगा दैट, उसके बाद क्या जाएगा, गॉड आएगा, क्योंकि मैंने बोला असर्टिव सेंटेंस बन रहा है। गॉड में तुम्हारा चेंज हो जाता है माइट में। उसके बाद ब्लेस, यू है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो होगा ऑब्जेक्ट को देख के चेंज, ऑब्जेक्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं होता है तो हम मानते हैं आई, तो किस में हो जाएगा, मी में चेंज। ठीक है ना। दे सेड टू हिम मे यू डाई, भाई दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा कि मे यू डाई, तुम लोग मर जाओ। तो क्या होगा, दे कर्स्ड हिम, उसने उसको अभिशाप दिया। ठीक है ना, गलत बात कही है। तो इन्वर्टेड कॉमा जाएगा दैट, मे जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से हिम है तो ही, मे का माइट हो जाएगा डाई का डाई। देखो लग समय फुल स्टॉप ला है, इंट्रोगेटिव में फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि असर्टिव बन रहा है। द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू, तो द सेंट प्रार्थना की है तो प्रेड, गॉड हो जाएगा गॉड, इन्वर्टेड कॉमा जी हमने लगा दिया दैट, मे का माइट, हेल्प और यू जो होगा ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं तो मी मानते हैं, तो हेल्प मी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला इसके बाद आता है हमारा, थोड़ा इसमें एक और भी हमको रखना याद पड़ेगा कि अगर सेंटेंस में से स्टार्ट ना भी हो तो मे को हमें अंडरस्टूड करना होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ता है। जैसे ही सेड गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर, कि उसने कहा भगवान जो है प्राइम मिनिस्टर की रक्षा करें, लेकिन यहाँ पर मे शब्द ने उन्हें यूज नहीं किया। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो माइट तुम्हें जरूर लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। तो ही प्रेड, प्रार्थना की है, नोट को दैट, सब्जेक्ट मेरा गॉड बन रहा था तो मैंने गॉड, और यहाँ पर मे नहीं था फिर भी मैंने क्या लगा दिया, माइट लगा दिया। तो मे हो चाहे ना हो माइट आपको हर हाल में लगाना है, माइट सेव द प्राइम मिनिस्टर। ओके। अगला तुम्हारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिसमें आप अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। चीज को देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए तो आश्चर्यचकित शब्द, किसी को देखकर आप खुश हो गए तो खुशी होने वाले शब्द, किसी को देखकर आप दुख हो गए तो दुखी वाले शब्द। तो हमारी जो फीलिंग होती है माइंड की, या हमारे जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो तुम्हारे असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, जॉय होगा, सौरो होगा, जॉय जॉय होगा, सौरो होगा, या सरप्राइज होगा, या कोई नफरत होगी, हेट होगा, या अप्लाउज होगा। अप्लाउज का मतलब होता है शाबाशी होगा। तो इसका रूल नंबर पहला क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो से और से टू दोनों को हम परिवर्तित करेंगे किसमें, सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक। सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक कैसे चेंज करेंगे, अगर सीधी बात, अगर खुशी की बात हो रही है, हर्ष की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, तो ये तुम्हें चेंज करना पड़ेगा एक्सक्लेम विथ जॉय में। अगर बात करूं दुख की बात हो रही है तो एक्सक्लेम विथ सौरों में। यही दो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है हालांकि। अगर कोई खुशी की बात है तो एक्सप्लेन विथ जॉय, दुखी की बात है तो एक्सप्लेन विथ सौरो। अगर कोई आश्चर्यचकित की बात है तुम उसको देख के थोड़ा आश्चर्यचकित हो तो एक्सप्लेन विथ सरप्राइज। और अगर उसको देख के तुम प्रशंसा यूज करना चाह रहे हो, उसको तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है, तुम उसे वेल डन कहना चाह रहे हो, तो एक्सप्लेन विथ अप्लाउज का यूज करोगे। और इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट, तो दैट तुम्हारा तीन चार जगह आ चुका, असर्टिव सेंटेंस में भी दैट आता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी दैट आता है, और ये तुम्हारा आगे एक्सक्लेमेटरी में भी दैट आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर आप लिख दोगे, इसमें वही चीज और जनरल रूल को फॉलो करोगे। इसमें क्या होगा कि इसकी पहचान क्या होगी कि जो भी तुम्हारे शब्द होंगे जिनसे हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, मान लो खुशी के लिए हमने यूज किया था, या हम कोई दुख के लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं, उन शब्द के तुरंत बाद ये चिन्ह लग जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। या फिर जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा व्हाट या हाउ से, और उसके बाकी के अंत में आएगा। ठीक है ना। तो प्रियंका सेड अलास आई एम रूडेड, तो अलास क्या है, एक दुख भरी बात है कि यार मैं बर्बाद होगी, प्रियंका ने कहा, तो अलास के बाद तुरंत देखो एक्सक्लेमेटरी शब्द लग के आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्रियंका, मैंने कहा लास्ट जो शब्द है वो दुख वाली बात है, तो प्रियंका एक्सक्लेम विथ सॉरो पूरा होगा। सैड या सैड टू की जगह क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम विथ सॉरो। इन्वर्टेड कॉमा जगह हम मैंने दैट बता दी, दैट आ जाएगा। अब अलास जो शब्द है, जितने भी तुम्हारे अलास हो गए, खुशी वाले शब्द हो गए, वो सारे शब्दों को हम हटा देते हैं। तो अलास जो शब्द है वो तुम्हारा हट जाएगा। उसके बाद आई है, तो आई जो तुम्हारा किसको देख के चेंज हो जाएगा, आई जो होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। आई किसको देख के होगा, सॉरी आई जो होता है सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। तो सब्जेक्ट है सी, इज एम आर हो जाता है बाद में चेंज, उसके बाद रूनेट। अगला दे सेड ब्रेवो विल हैव वॉन द मैच, और उनका ब्रेवो बहुत अच्छी बात है, मैच को जीत गए। तो दे एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय खुशी है। तो दैट बी हो जाएगा ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, फर्स्ट पर्सन ये भी है, तो दे हैज हैव चेंज हो जाता है हेड में वॉन द मैच। विनय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, मतलब विनय ने कहा क्या सुंदर लड़की है। तो व्हाट जो है वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस। अब ये मत कहें इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो गया, क्योंकि पीछे इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया, कौन सा लगाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया तो वो कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव जब होता है पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। और हमने ये पहली बात कर चुके हैं कि ये सेंटेंस भी किसमें बनता है, असर्टिव में बनता है।
ये भी सेंटेंस किसमें बनता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं? असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो विनय सेड, तो विनय एक्सक्लेम विथ जॉय, क्योंकि उसने कहा कि बहुत ही सुंदर लड़की है, तो विथ जॉय इन्वर्टेड कोमा जगह दैट। अब ये तुम्हारा असर्टिव में बना है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो सी इज जो है वो सी आ जाएगा पहले, इज एम आर चेंज हो जाएगा बाद भर में। उसके बाद आ, वट हो या हाउ हो, ये तुम्हारा वेरी में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? वेरी में। तो सी वाजा वेरी, उसके बाद क्या है? ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल ये तुम्हारा बन जाएगा। अगला है ही सेड हाउ फनी यू आर, तो ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही। यू जो तुम्हारा है किसको देख के चेंज होगा? ऑब्जेक्ट को देखो, और जब ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं होता है तो चेंज हो जाता है किसमें? आई में। तो ये तुम्हारा गलत है, ही नहीं आएगा, क्या आएगा? आई। क्या जाएगा? आई। उसके बाद इज एम आर किसमें चेंज हो जाएगा? आर है तो बाद में। हाउ फनी, मैंने कहा हाउ और वट हो किसमें चेंज हो जाता है? वेरी में। उसके बाद फनी, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हैं जो हमारे केवल वैसे ही दे दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा आई सेड टू हिम गुड नाइट, तो हम जब किसी को अलविदा लेते हैं, विदाई वाले जितने भी शब्द हैं उनमें हम यूज करते हैं सैड या सैड टू की जगह पर बैड। क्या यूज करते हैं? बैड। जितने विदाई वाले फेयर वाले सब फेयरवेल वाले शब्द होते हैं। तो आई सेड टू हिम गुड नाइट, मैंने उससे अलविदा ली और उसे गुड नाइट बोला, तो आई बैड हिम गुड नाइट। इन्वर्टेड कॉमा ये इसमें कुछ नहीं आता। सी सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो उसने क्या किया? तुम्हें कॉन्ग्रेच किया, तो सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ऐसे सी सेड गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया। तो ये तुम्हारे कैसे शब्द हैं? एक विश करने वाले, गुड मॉर्निंग हम विश करते हैं, तो क्या हो जाएगा? शी सेड गुड मॉर्निंग, तो शी विश्ड गुड मॉर्निंग। ऐसे मोहन सेड गुड बाय, तो गुड बाय तुम्हारे मैंने बताया था क्या है? विदाई वाला शब्द है, तो क्या आएगा? बैड आ जाएगा, तो मोहन बैड गुड बाय। ऐसे गुड़िया सेड टू मी फूल, मतलब गुड़िया ने मुझे फूल बुलाया, तो गुड़िया कॉल्ड मी आ फूल। ओके, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लो। मोहन सेड टू मी हैप्पी होली, तो हैप्पी होली भी विश की जाती है, तो मोहन विश मी आ हैप्पी होली। ऐसे राम सेड वेलकम, राम ने मुझसे कहा वेलकम, तो राम वेलकम्ड मी। ये तुम्हारे हो गए, ठीक है ना। एक क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या सीखा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के हमारे 5 नियम थे। 3 थे हमारे जनरल नियम, जिनको हमने देखा था क्या, कि हमको टेंस में परिवर्तन करना है। किसमें परिवर्तन करना है? टेंस में परिवर्तन करना है। 2 में हमने देखा प्रोनाउन में परिवर्तन करना है, और 3 में हमने देखा था, क्या देखा था? कि कुछ शब्दों में परिवर्तन करना है, कुछ शब्दों में परिवर्तन करना है, ठीक है ना। और 2 थे हमारे स्पेशल रूल। 2 स्पेशल रूल क्या थे जो टेंस में हर बार चेंज हो रहे थे, कि शेड और शेड टू की जगह पर क्या आएगा, और क्या था स्पेशल रूल में, कि हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा। ये हमारे क्या थे? स्पेशल रूल थे। ये बस 5 आपको परिवर्तन करने, और इसी 5 परिवर्तन को याद करके आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट में ये लिखकर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं, तो इस